हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, अब हम अपने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस चैप्टर का जो हमने स्टार्ट करा था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो जान लिया है। अब हम डेडिकेटेड वे में इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले राइटर आपको ये बता रहा है कि ये वाली बुक बेसिकली बच्चों के लिए इसलिए लिखी गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया कि इंडियन इकोनॉमी से बच्चे पूरी की पूरी तरीके से फेमिलराइज हो जाएं। ठीक है, कि कैसी वो रही थी आज़ादी के टाइम पर, आज कैसी है, और आज़ादी के बाद कैसी थी उसकी दशा। ठीक है। और इस चैप्टर में हमें ये भी जानने को मिलेगा कि पास्ट में हमारी इकोनॉमी कैसी थी। अब पास्ट का मतलब यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। इस चैप्टर में आपको दो पर्सपेक्टिव जानने को मिलेंगे। एक इंडियन इकोनॉमी अंग्रेज़ों के आने से पहले, एक इंडियन इकोनॉमी अंग्रेज़ों के आने के टाइम पर। अगला चैप्टर बात करेगा अंग्रेज़ों के जाने के बाद। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमारी इंडियन इकोनॉमी आज़ादी के पहले कैसी थी, तो हमें बेसिकली उससे एक आइडिया मिलेगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमें अपनी इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में किन किन परिस्थितियों को सुधारना था, और उन चीज़ों को अर्थव्यवस्था के टर्म्स में सुधारने के लिए हमने क्या डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट करी। और आप एक डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी का नाम तो जान ही गए हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। मैंने आपको एक ठोस वर्ड बताया था, प्लान डेवलपमेंट। और ये प्लान डेवलपमेंट हमारे देश में किन किन फॉर्म्स में देखी गई। सबसे पहले क्या बना इसके लिए, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने क्या बनाना शुरू करे, 5 ईयर प्लान्स। ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है हमारी इंडिया की प्रेजेंट इकोनॉमी का, वो ऐसा नहीं है कि हमने वो इकोनॉमी आज खड़ी कर दी है। इसकी जो जड़ें हैं उसके पीछे एक बहुत गहरा इतिहास छुपा हुआ है, राइटर आपसे कह रहा है। और ये इतिहास ज़्यादातर तो अंग्रेज़ों के कार्यकाल से होकर गुजरता है, लेकिन उससे भी पहले इंडियन इकोनॉमी का इतिहास इंडिया की प्रॉस्पेरिटी से और इंडिया की जो महारत हासिल थी ट्रेड में, व्यापार के टर्म्स में, वो उससे जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत को अपनी आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। तो जब आज़ादी हमें मिली, इससे पहले अगर हम अंग्रेज़ों के पर्सपेक्टिव से इंडियन इकोनॉमी को देखें तो उनका सोल पर्पस क्या था, हमारी कंट्री को कन्वर्ट करना इनटू रॉ मटेरियल सप्लायर। किसके लिए, जो ब्रिटेन है, जो उसकी खुद की इंडस्ट्रीज वहां पर डेवलप हो रही थी, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस जो उनका बन रहा था, उसके लिए। और हम इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने जो भी डेवलपमेंट करी, रेलवेज बनाने का काम हो, इंडस्ट्रीज ओपन करने का काम हो, एग्रीकल्चर की दिशा में कैश क्रॉप, फूड क्रॉप्स को उगाने का काम हो, उनका जो नेचर था वो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ही था। ठीक है। मतलब वो अपना फायदा देखते थे, और हिंदुस्तान के गरीब किसानों से, छोटे और मझले किसानों से, जिसको आप इंग्लिश में स्मॉलर मार्जिनल फार्मर्स बोलते हो, उनकी दिशा से और उनकी दशा से उन लोगों को, अंग्रेज़ों को कुछ लेना देना नहीं था। जो कल्टीवेटर्स थे वो बहुत सफ़र कर रहे थे। और अंग्रेज़ों को एग्रीकल्चर के फील्ड में कौन सपोर्ट करता था, कौन सा क्लास, कौन सा ग्रुप, जमींदार। मयूर मर्चेंट्स कहाँ से आ जाएंगे एग्रीकल्चर में, जमींदार। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, और इंडिया ने कैसे अपनी इकोनॉमी को संभाला ओवर लास्ट 6.5 डिकेड्स। ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से हमारे लिए मेन जानने वाली चीज़ स्टार्ट है, हमारे काम की चीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलोनियल रूल के टाइम पर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी लो लेवल की थी। तो वो लो लेवल की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, उसके पीछे रीजंस क्या क्या थे। देखो, सबसे पहले अंग्रेज़ों की बात बाद में करें, लेकिन अंग्रेज़ों के आने से पहले की बात अगर हम लोग करें, तो अगर हम बोलें बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल हमारी इकोनॉमी कैसी थी, तो हम अपने आप में सक्षम थे, और हमारी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हुआ करती थी। लगभग 85 से 90% भारत का आदमी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व था। उसका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड
खेती बाड़ी से डिराइव होता था। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर में जुड़े हुए थे। अब एक बात तो आप लोग जानते ही हो, जो फाउंडेशन कोर्स में बड़े महीनों से मेरे से जुड़े हुए हो, एग्रीकल्चर का मतलब फायका सिर्फ खेती बाड़ी करना नहीं होता प्रॉपर तरीके से, जो कन्वेंशनल इमेज हमारे दिमाग में आती है। उसका मतलब गुंजन ये नहीं होता कि हम सीड्स लेकर पहुंच गए, ट्रैक्टर लिया, हल लिया, बैल लिया, खेत को जोत रहे हैं, सीड्स वहां पर डाले, इरिगेशन फैसिलिटीज वो करी और क्रॉप्स को ग्रो कर दिया। निर्वैर सिर्फ ये नहीं होता एग्रीकल्चर। हम लोग हमेशा क्या वर्ड यूज करते हैं श्रेया, एक मेच्योर टर्म्स में, एग्रीकल्चर एंड हाँ एलाइड एक्टिविटीज। उसके अंदर अब देखो, उस जमाने में तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हनी बी फार्मिंग और ये सब होता था, लेकिन एक मेजर एक्टिविटी जो कि निर्वैर आपने बोली वो क्या होती थी उस टाइम पर, जब हम बोलते हैं कि लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व थे, जो खेती बाड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं जो लोग, वो क्या कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन कर रहे हैं, राइट। मुर्गियां रखे हुए हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियां रखे हुए हैं, दूध पनीर घी बेच रहे हैं, ये भी सब कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था लोगों के लिए। और यहाँ पर एक आंकड़ा भी दे रखा है, आई थिंक 85% कहीं लिखा हुआ है, लेट मी सी, गिरा, ठीक है। 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। अब मुझे एक बात बताओ, जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग अगर इन्वॉल्व हैं, वो चीज तो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप इस कंटेक्स्ट को अगर हटा भी दो, जर्नल लेमन लैंग्वेज की टर्म्स में अगर आप मुझे बताओ, आप अगर किसी भी चीज में, आप नहीं मतलब ज्यादातर लोग अगर किसी भी चीज के अंदर अगर इन्वॉल्व है, वो लोग सिर्फ वही काम धंधा करते हैं। और आपको दिख रहा है यार, ये जो सेक्टर है, ये जो फील्ड है, इसमें तो बहुत सारे लोग यार इन्वॉल्व हैं, और वो भी 50% नहीं, 60% नहीं, मोर देन 80 और 90%। तो उस फील्ड में कुछ तो ऐसी बात होगी ना, होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब वो फील्ड या फिर उस फील्ड से डिराइव करे हुए जो बेनिफिट्स होंगे, वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देते होंगे, या बहुत अट्रैक्टिव चीज़ होगी वो लोगों के लिए, हाँ या ना? है ना? अब अगर 85% जो आबादी है, गुंजन ये माइक म्यूट कर लो यार अपना, अगर 85% जो आबादी है हमारे देश की, वो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर इन्वॉल्व थी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो फिर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहिए था ना, क्यों ईशा? लेकिन ऐसा नहीं था, हम सब जानते हैं, ये रियलिटी नहीं थी, है ना फायका? तो मुझे एक रीजन बताओ जरा प्राची, ऐसा क्यों था कि मतलब इतना ज्यादा लोग अगर इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, फिर भी ये सेक्टर उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा था? देखो देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हाँ ठीक है, ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये तो सब आप पॉइंट्स एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से दे रहे हो, हाँ ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से दे रहे हो, लेकिन इसका एक जेन्युइन आंसर ये भी निकल कर आता है। देखो निर्वैर, ये भी तो हम कह सकते हैं ना, बहुत सारे लोग खुशी खुशी के साथ, मतलब अपनी अंदरूनी इच्छा के साथ, अपनी खुशी के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं थे, मजबूरन या कारणवश इन्वॉल्व थे, वो कह सकते हैं हम ये वाली बात। एग्रीकल्चर के अंदर अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बंदा अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ पा रहा, लेकिन सिचुएशन फिर ये भी तो है ना श्रेया, कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड अवेलेबल भी तो नहीं है। इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था क्या देश में? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थी, सर्विस सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा ऐसा था क्या कि हर कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अगर हाथ डाले, क्राफ्ट्समैनशिप के अंदर अगर इन्वॉल्व हो, मेटल वर्क के अंदर अगर इन्वॉल्व हो, वो ज्वेलरी बना रहा है, परफ्यूमरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, तो सबका माल बिकेगा नहीं ना? लोग मजबूरनवश, कारणवश रहते थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एंगेज। और जो आपने बातें बोली, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज,
लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये सारे रीजंस बने कि एग्रीकल्चर सेक्टर उन्नति क्यों नहीं कर पाया। लेकिन इसके अलावा ये तो हो गए आपने एक कुदरती और ये सब चीज़ें जो बताई जो लोगों के पैसे की वजह से नहीं है एग्रीकल्चर की उन्नति के लिए शामिल। लेकिन क्या कोई और एडिशनल फोर्स भी थी क्या जो एग्रीकल्चर सेक्टर की उन्नति को रोक रही थी? अंग्रेजों की पॉलिसीज, है ना। और उनमें से जो दो सबसे खतरनाक जो पॉलिसीज थी वो थी, एक जमींदारी सिस्टम जिसमें जमींदारों ने किसके साथ हाथ मिला रखा था? अंग्रेजों के साथ। और किसका शोषण करते थे? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का, पीजेंट्स का, कल्टीवेटर्स का। अच्छा मुझे भी आप बताओ, जेन्युइन लॉजिकल वे में बताना, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को सच में समझा है, अच्छे से पढ़ा है, जमींदार पीजेंट्स का शोषण या कल्टीवेटर्स का शोषण जानबूझ के करते थे क्या? सारे के सारे जमींदार बेकार थे क्या? और अगर नहीं थे तो रीजन दो उसका, प्रूव करो इस पॉइंट को। सोचो जरा आप, सिर्फ फैक्ट बेस्ड कवरेज कर कर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। दिमाग चलाना सीखो, आंसर डेवलप करना सीखो। हाँ मतलब वो एक तरीके से मजबूर थे, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ और बाकी आंसर दो पहले। एक मिनट, अभी आता हूँ, एक मिनट गुंजन इस चीज़ पे मैं। बाकी गुंजन ने बोला उनको टैक्स देना पड़ता था, तो वो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करेंगे ही अपने एडिशनल पैसों की। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, ठीक है। और बताओ। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ ना, देखो मेरा आंसर समझ, मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो मयूर, फिर आंसर दो कि जो ज़मींदार हैं वो क्या छोटे और मझले किसानों के सच में दुश्मन थे क्या? जानबूझ के करते थे ऐसा? देखो देखो देखो, उसके लिए एक ना पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेवेन्यू सेटलमेंट की पॉलिसी। एक फिक्स डेट पर ज़मींदारों को रेवेन्यू पहुंचाना पड़ता था अंग्रेज़ों तक। अगर वो नहीं पहुंचाएंगे तो उनकी ज़मीन ले ली जाएगी, जिसको हम बोलते थे ना एस्टेट सिस्टम। सुना है कभी मॉडर्न हिस्ट्री में? ESTATES, एस्टेट सिस्टम, वो चला जाएगा। और याद है फिर उसकी उनकी ज़मीनों की ऑक्शनिंग होती थी। बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में ऑक्शनिंग हुई थी, बंगाल में ऑक्शनिंग हुई थी, है ना। ज़मींदारों के लैंड जो है वो चले जाते थे। अब अगर ऐसा अगर होगा तो ना चाहते हुए भी इनको किसी ना किसी का तो शोषण करना पड़ेगा ना, और फिक्स रेवेन्यू जो उन तक पहुंचाना है अंग्रेजों तक। ये कारण था कि जमींदारी जो सिस्टम था, ये जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था, इसकी वजह से छोटे और मझले किसानों का शोषण होता हुआ चला है, ठीक है। श्रेया ने बोला सनसेट लॉ। सनसेट लॉ दोस्तों मैंने आपको मॉडर्न इंडस्ट्री में कवर करवाया था कि जो पेमेंट की जो डेट होती थी और जो टाइम होता था वो इतना स्ट्रिक्ट होता था कि अगर बोल दिया गया है कि इस डेट को शाम तक इतने बजे तक पेमेंट हो जानी चाहिए, आपका रेवेन्यू आ जाना चाहिए, जो भी टैक्स वगैरह है जो भी आपको पे करना है वो आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो अगर शाम के उस समय के बाद आपकी पेमेंट आ रही है तब भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी और आपका लैंड छिन जाएगा। हमने करा था ना ये सब स्टडी IQ वगैरह में, मॉडर्न इंडस्ट्री में कवर करा था, बताया था मैंने आपको, है ना। गुड श्रेया, ये बिल्कुल सही बोला आपने निर्वैर कि अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है ना, तो उसके लिए ज़्यादातर जो सेक्टर होता है, आप हमेशा जानते हो ना, ट्रेंड जानते हो, प्राइमरी सेक्टर से कभी भी कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकती है ना। वहाँ पर सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए, और उसके लिए फिर हमें लैंड चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि फिर खाना कहाँ से आएगा? तो उसके लिए टेक्निक जो जापान अपना रहा है वो हम अपना सकते हैं, और लिमिटेड लैंड जो अवेलेबल है, आप भी जानते हो कि उसकी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट चली ही गई है, नाम मात्र के बराबर रह गई है। फिर उसमें श्रेया हम एनवायरनमेंट के कंटेक्स में एक चीज़ नहीं पढ़ते हैं,
अगर चलो ठीक है, बच्चे कुछ खेत के ऊपर खेती बाड़ी हो भी रही है, फार्मर्स अनएजुकेटेड है, उनको इतना ज्ञान नहीं है कितना फर्टिलाइजर, केमिकल, बीडीसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालना है। इसकी वजह से दो फिनोमेना उत्पन्न होते हैं, पढ़ा था ना हमने श्रेया, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, जिसकी वजह से वो पॉल्यूटेंट जो हैं हर एक ट्रॉफी लेवल पर एंटर करते करते ह्यूमन फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं, और वो इंसान के अंदर कैसे सेल्स बना देते हैं, कार्सिनोजेनिक, और कार्सिनोजेनिक सेल से मयूर क्या क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें कनेक्टेड है, बहुत बढ़िया, पता है आप लोगों को। ठीक है, गुड। ये कि मतलब वो हम करेंगे कैसे, मतलब वो एग्रीकल्चर लैंड कम हो रहा है, हाँ तो मेरा आंसर ये रहेगा, हम क्या, एक बार बताओ, आप बताओ क्या करेंगे। हम डेवलपमेंट की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। अब देश को कोई ऐसी टेक्निक तो है नहीं कि चारों दिशा से चलो खींचे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा रबड़ की तरह, थोड़ा सा एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारा। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो है ही आबादी को कंट्रोल करने का। फिर ऐसा तो कोई आप ये तो सॉल्यूशन दोगे नहीं कि आबादी को हमें कंट्रोल करना चाहिए। देखो, हम ना वन चाइल्ड पॉलिसी या फिर टू चाइल्ड पॉलिसी हम चाइना की तरह स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं अपनाते हैं। हम दो, हमारे दो का हमारा सिर्फ एक नारा है जिसको हमसे लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। हम उस सेंस में क्रूएल नहीं है कि नसबंदी करवाएं लोगों की या फिर लोगों को मारें, या फिर आप इंटरव्यू में ये तो नहीं कहोगे ना कि कोविड जैसा एक वायरस और छोड़ देना चाहिए, आबादी कंट्रोल होने लग जाएगी उससे, ठीक है, और एग्रीकल्चर लैंड इंटैक्ट रह जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको एक नया इनोवेटिव सॉल्यूशन लाना पड़ता है। आप करंट चीज़ों को जुगाड़ करके ठीक नहीं कर सकते, और फार्मिंग भी कुछ उसी स्तर पर उतर आया है, समझ रहे हो। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। क्या आप ये कहोगे नहीं नहीं हम फार्मलैंड्स को इंटैक्ट करके रख लेंगे, तो भाई आबादी फिर कहाँ पर, डेंसिटी पॉपुलेशन आप वैसे भी जानते हो इंडिया की बहुत जाता है। उसकी वजह से ये भी होता है कि हिंदुस्तान का आदमी ना, जो उसका अटेंशन स्पैन है ना, आप फिर उसके और भी तो रिपरकशन जानो। जब पर डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाती है ना, इंसान का अटेंशन स्पैन बहुत कम होने लग जाता है बिकॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। आज के समय में आप एक घर में किवाड़ खिड़की बंद करके अगर रहो, कुछ भी करो, आप ये कह सकते हो कि मैं कंप्लीटली नॉइस फ्री हूँ हिंदुस्तान में। गली में सब्जी वाला, गन्ने वाला, जूस वाला, ये सब निकलते नहीं है, आवाज़ आती है कि नहीं आती है। आपका फोकस या अटेंशन, जो भी आप कुछ बहुत महारत हासिल करना चाहते हो, अगर आपको आपको बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस मिल पाता है क्या? जो बचपन में हमें स्कूल के असेंबली लाइन में सिखाया जाता था पिन ड्रॉप साइलेंस, वो सिर्फ एक भ्रमित बात होकर रह गई है आज के समय में। क्या होता है पिन ड्रॉप साइलेंस, कहाँ होता है पिन ड्रॉप साइलेंस? ठीक है, हिंदुस्तान का आदमी सबसे बड़ी चीज़ से जो जूझ रहा है इस समय पे, वो जूझ रहा है नॉइज़ पोल्यूशन से। नॉइज़ पोल्यूशन धीरे धीरे करते करते आपके कुछ महीनों में, सालों में इस कदर आपके दिमाग पर हावी होता है कि वो आपका अटेंशन स्पैन को खा जाता है। अगेन, इसके लिए अगर आपको सॉल्यूशन देना है, सॉल्यूशन तो फिर बहुत सारे होते हैं लिखने के लिए भी, करने के लिए भी। गो फॉर मेडिटेशन, उससे आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो दो, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल, लेकिन कंट्री की जो हमारी इकॉनमी थी, इट वॉज कैरेक्टराइज बाय वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। उस टाइम पर हमारे देश में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हमारे देश में होती थी। आज मुझे आप एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होना चाहिए, और क्या वो सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटिंग पिलर है क्या जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाला? नहीं। और इसका फायदा कौन सी कंट्री उठा रही है? चाइना। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है जो चाइना क्रिएट ना करता हो? तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, लेकिन फिर भी कंट्री के अंदर बड़ी सारी इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती थी। ये याद रखना, हम कम पढ़ ये हम कब पढ़ रहे हैं? बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, जब अंग्रेज नहीं आए थे। अब इसी चीज़ से तो जो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज है वो अट्रैक्ट होंगी इंडिया से। तो इंडिया जाना जाता था अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेटल वर्क, प्रीशियस स्टोन वर्क। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स थे हमारे, जो हम प्रोड्यूस करते थे और दुनिया भर में बेचते थे, इनकी वर्ल्ड वाइड मार्केट थी। हमारी एक रेपुटेशन थी हमारे देश की कि हमारे देश में जो ये प्रोडक्ट है, जो इनके अंदर मटेरियल यूज़ होता है, वो बड़ा ही फाइन क्वालिटी का मटेरियल यूज़ होता है। और
जो कारीगरों ने अपनी स्किल दिखाई है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड की क्राफ्ट्समैनशिप दिखाई है, ठीक है, ये चीज में हमारी महारत हासिल थी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ऐसी बात थी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हमारे देश में क्रेडिट साइड पर होता था या डेबिट साइड पर होता था? बताओ। क्रेडिट साइड पर, डेबिट साइड पर होता था, लॉस में जाते थे हम। इतनी तारीफ कर दी प्राची, अभी भी बोल रहे हो डेबिट है, क्रेडिट साइड। और अभी क्या सिचुएशन चलती है? अभी बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री से, जब हम जिन जिन कंट्री से व्यापार करते हैं उनका फ़ायदा ज़्यादा होता है, हमारा कम होता है, हम डेबिट साइड पर रहते हैं, राइट या न्यूट्रल। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एक मिनट के लिए बस मुझे याद दिला देना कि ये वाला बॉक्स हमें डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है ये, लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा हम पैराग्राफ अपना कंप्लीट कर लें। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ परस्यू करी गई थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा भारत के अंदर, मतलब जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने आने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश करी, उनका मकसद ये था कि वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे और प्रमोट करना चाहते थे सिर्फ अपनी ही होम कंट्री के इंटरेस्ट को। उनकी होम कंट्री कौन सी थी? ब्रिटेन, ऑब्वियसली बात है ब्रिटेन। और इनका कुछ भी लेना देना नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। अब इस प्रकार की जो पॉलिसीज थी, दे ब्रॉट अबाउट फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब अंग्रेजों ने जो पॉलिसीज अपनाई अर्थव्यवस्था के टर्म्स में कि इनको अपनी होम कंट्री को प्रोटेक्ट करना है रेदर देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इसकी वजह से इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में दो फंडामेंटल चेंजेस इंट्रोड्यूस करे, वो जो आप पढ़ चुके हो अभी। एक तो ट्रांसफॉर्म करना इंडिया को इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ उसको ग्रीन कलर से, एक तो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और दूसरा है कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि श्रेया ने भी वर्ड यूज करा था पॉलिसी का, इस पॉलिसी को क्या बोला जाता है? सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन। ये नाम देख लो यहाँ से, ये रहा। हाँ हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, पता है एक फिनोमेना होता है फायका कि जिसमें देश का पैसा बाहर जाता है, पैसा, लेकिन अभी तो यहाँ पर रॉ मटेरियल ही जा रहा है, या फिर उसकी तरक्की जो है आगे चलकर अंग्रेज हद करने अपनाएंगे कि यहाँ पर जो हमारे वो थे प्रीशियस स्टोन्स थे, सोना था, चांदी था, वो सब लोग वो सब कुछ वो चोरी कर करके वहाँ ले जाते थे या फिर फ़ायदा वहाँ उठाते थे। जब उन्होंने नहीं रुको, तो जब उन्होंने वो क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिकल कंट्रोल पा लिया था हमारे देश का। शुरू में आप लोगों को मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में ये चीज़ बताई थी ना श्रेया, याद है कि दे वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन गेनिंग पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया। सिर्फ उनको इकोनॉमिक कंट्रोल से मतलब था, क्योंकि उनको लगता था भाई क्या मगजमारी करनी, क्या वो करना। फिर वो कहानी पूरी याद है, रॉबर्ट क्लाइव की बेइज्जती होती है वहाँ पर जाकर, और वो करके इन कुछ कुछ ये जो इनके लीडर्स आते हैं उनके ऊपर ब्लेम लगता है ना, उनके ऊपर केसेस चलते हैं वहाँ पर। तब जाकर इनको ये लगता है कि भाई हम इनसे माल क्यों खरीदते रहे, क्यों ना इनकी पॉलिटिकल टेरिटरी के ऊपर हम लोग कब्जा वो पालें, है ना। और उसको हम लोग क्या कहते हैं श्रेया, जब एक बाहर की कंट्री सिर्फ आपकी इकोनॉमी के ऊपर नज़र बनाए रखती है और जब वो इकोनॉमी के बियॉन्ड जाकर पॉलिटिकल टेरिटरी पर भी या फिर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है, तो बताओ इसको क्या कहते हैं? दो टर्म्स होती हैं इनके लिए, गुड श्रेया, इंपीरियलिज्म, और दूसरा कोलोनियलिज्म, ठीक है। तो श्रेया ईशा मुझे ये बताओ कि इंपीरियलिज्म किससे कनेक्टेड होता है, सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रोल या फिर पॉलिटिकल कंट्रोल, ये दोनों? क्या इंपीरियलिज्म का लेना देना किससे है? श्रेया, इंपीरियलिज्म का लेना देना किससे है? इकोनॉमिक। और ये कॉलोनियलिज्म का, उसमें पॉलिटिकल एंगल भी आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सब कुछ आ जाता है उसमें, मतलब देश का पूरा। हाँ, इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल, गुड श्रेया, गुड प्राची, ठीक है।
क्लियर हुआ ये वाली बात यहाँ तक? अब देखो, इंडियन इकोनॉमिस्ट जो थे, जैसे आपको पता है, हमने जब मॉडर्न इंडस्ट्री कंप्लीट करी थी, हमने एक चीज़ पढ़ी थी वहाँ पर, जैसे फायका आपने तो पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल चाटा हुआ है, तो आपको तो बहुत अच्छे से हिस्ट्री के बारे में पता है। एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में मेंशन करता हूँ, शायद से आपने सुना उसके बारे में, आप लोग मुझे बताना। फायका आपने ये सुना होगा कि भारत के अंदर कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी से रूबरू नहीं रखते थे, मतलब वो एग्री नहीं करते थे कैसे भी करके। वो जब देखते थे उनकी पॉलिसीज़ को, तो उनको लगता था कि हिंदुस्तान का आदमी थोड़ा सा अज्ञानी है, थ्योरेटिकली वो समझ नहीं पा रहा है कि जो अंग्रेज़ हैं उनका मेन एजेंडा है हिंदुस्तान की इकॉनमी की बर्बादी। और ये इकोनॉमिस्ट थे पढ़े लिखे, तो ये अंग्रेज़ों को प्रेशराइज करते थे कि आप रियल फिगर्स रिलीज़ करो जीडीपी के, जीवीए के, पर कैपिटा इनकम के, नेशनल इनकम के। और इनमें से जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग वॉइस थी, जो इकोनॉमिक अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ के जो इकोनॉमिक क्रिटिक थे, श्रेया आप बहुत अच्छे से उनका नाम जानते हो, दादा भाई नौरोजी, राइट? उन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या उस बुक का नाम मुझे कोई बता सकता है? मैंने आप लोगों को एनसीईआरटीज़ में पढ़ाया हुआ है काफ़ी बार। हाँ, श्रेया ज़रा बताओ उनको, उस बुक का नाम बताओ ज़रा इन सबको। शाबाश गौरव, एक्सीलेंट। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के अलावा आज का लेक्चर आपको ना रूबरू करवाएगा कुछ और इकोनॉमिस्ट के नाम से, जिन्होंने अंग्रेज़ों को प्रेशराइज करा कि भाई साहब, अगर आप इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में इतना ही ज़्यादा अच्छा योगदान दे रहे हो, इतने ही चार चांद लगा रहे हो, तो आप एक काम क्यों नहीं करते हो, आप एग्जैक्ट फिगर्स रिलीज़ क्यों नहीं करते हो, ये जीडीपी के, नेशनल इनकम के, पर कैपिटा इनकम के। तो इस सेंस में बेसिकली होता क्या है, इस कंटेक्स्ट में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले तो कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट लिया नहीं कि वो इंडिया की नेशनल या फिर पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करें। कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट ज़रूर लिए गए कि हम ऐसे इनकम्स को मेजर करें, और कुछ जो नोटेबल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसके लिए काम करा, वो थे, आप उनका नाम यहाँ पर देख सकते हो, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबाय, फिंडले शिरास, VK RV राव और RC देसाई। RC देसाई, इनमें से VK RV राव वो पर्सन थे जिनके एस्टिमेट्स सबसे ज़्यादा करेक्ट माने जाते हैं इन पांचों इकोनॉमिस्ट में से। आप नाम देख लो एक बार फिर से, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबाय, फिंडले शिरास, VK RV राव और RC देसाई। इनमें से VK RV राव जो है, ये इनके एस्टिमेट सबसे ज़्यादा करेक्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो जब इन लोगों ने इंडियन इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी की चाल चलन को स्टडी करा, तो इन्होंने कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने रखे। इनकी स्टडीज ने रिवील करा कि कंट्री की जो ग्रोथ है हमारे एग्रीगेट रियल आउटपुट, अब एग्रीगेट रियल आउटपुट यानी कि नेशनल इनकम, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वो कितनी रही? लेस देन 2%। और पर कैपिटा इनकम कितनी रही? 0.5%, यानी कि 0.5% थी पर कैपिटा इनकम। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं मार्क कर देता हूँ उसको एक मिनट। ये था अपना एग्रीगेट रियल आउटपुट यानी कि नेशनल इनकम, और ये है पर कैपिटा इनकम पर ईयर। ज़रा डिफरेंस बताना छोटा सा मुझे, नेशनल इनकम का चैप्टर तो आप लोग बहुत पहले कर चुके हो, 1 साल हो चुका है। मुझे ज़रा डिफरेंस बताओ कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम में फ़र्क क्या होता है। एक सेकंड, अगर अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे हो नेशनल इनकम को, पहले पर कैपिटा इनकम बोल दो। इनकम पर हेड, एक एक इंडिविजुअल की इनकम। अगर हम ऐसे देश के सारे इंडिविजुअल्स को, जो अर्निंग इंडिविजुअल्स है, सबकी इनकम को कंबाइन करते तो नेशनल इनकम के अंडर कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा, है ना? ये तो पर कैपिटल इनकम क्या होती है? पर हेड इनकम, ठीक है, गुड निर्भय।
हाँ माइक्रो, हाँ जैसे जो अगर पर कैपिटा इनकम को अगर आप ले रहे हो तो वो माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट्स का कि जैसे फाइका कितनी इनकम अर्न कर रही है, ठीक है। लेकिन उसका एक रूल होता है, फाइका याद है, उस दिन ऑडियो मैंने आपको भेजा था, काफ़ी 5 मिनट की ऑडियो भेजी थी मैंने आपको। आपका योगदान होना चाहिए किसी ना किसी गुड एंड सर्विस को बनाने के लिए। ये नहीं कि पॉकेट मनी आपको मिल रही है तो आप कहो कि यार मेरी तो इनकम ये मिल रही है आपको, आप इनकम कमा रहे हो, ठीक है। इवन अगर आप शादीशुदा हो ना, और हस्बैंड अगर आपको लाखों रुपए दे रहा है फायका, तब भी वो चीज़ ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपकी वो एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनकम है या फिर आपकी कमाई हुई इनकम है। क्यों? बिकॉज यू आर हाउस वाइफ, और देश के अंदर आप किसी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने में कोई योगदान अपना नहीं दे रहे हो। हाँ। हम्म। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, इसके बारे में हम ज़रा पढ़ लेते हैं। मुस्लिन, ये एक प्रकार का कॉटन टेक्सटाइल होता है जिसका ओरिजिन बंगाल से है, लेकिन प्रॉपर वाला बंगाल नहीं जिसको आज आप बंगाल जानते हो, थोड़ा सा बांग्लादेशी वाला बंगाल, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इन एंड अराउंड ढाका, ठीक है। और ढाका को पहले आप जानते ही हो, हिस्ट्री में आप ये क्या कहते हैं, मेडिवल से लेकर मॉडर्न तक आप पढ़ते ही रहते हो, ढक्का बोलते थे हम लोग। तो यहाँ से जो मुस्लिम आता था, आज के समय में आप जानते हो कि ढाका कैपिटल सिटी है बांग्लादेश की, ठीक है। तो जहाँ से जो मुस्लिम आता था उसको हम लोग एक नाम देते थे, क्योंकि वो डक्का से आता था इसलिए हम उसको नाम देते थे डक्का ही मुस्लिम। तो चलो एक छोटा सा फैक्ट जानते हैं इसके बारे में, इस क्लोथ की क्या खास बात थी, एक बार ज़रा देखिए। डक्का ही मुस्लिम, हाँ नहीं, मैं इस बारी ज़रा जस्ट कपड़ा दिखाना चाहता हूँ आपको, 1 मिनट रुको। ये देखो, ये ठीक है। गर्मी में फ़ायदेमंद तो हो गई, आर पार दिख रहा सब, हवा के आने जाने का रास्ता आराम से बना हुआ है। तो डक्कई मुस्लिम हैड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट एज एन एक्सक्यूजेड टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। फाइनेस्ट क्वालिटी का जो मुस्लिम होता है इसको हम लोग कहते हैं मलमल, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने, मलमल का कपड़ा, ठीक है। समटाइम्स फॉरेन ट्रैवलर्स ऑल्सो यूज टू रेफर टू एज मलमल शाही, इसके दो नाम और हैं, मलमल शाही या फिर मलमल खास। ये जो टर्म्स हैं, पूनम दलाल दहिया में तो नहीं, लेकिन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में ये आपको तमिलनाडु की बुक में मिल जाएगी। और अगर वहाँ पर भी ना मिले तो जब हम उपेंद्र सिंह की बुक स्टार्ट करेंगे वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा, मलमल शाही या मलमल खास। या फिर अगर आप इतना बॉक्स भी पढ़ लो काफ़ी है, आपको कोई ज़्यादा इसमें डीप डिगिंग करने की नीड नहीं है। इम्प्लाइंग डैट इट वॉज वॉन बाय या फिर फिट फॉर द रॉयल्टी। तो अब मुझे बताओ, अंग्रेज़ों की नीयत फिसलेगी कि नहीं फिसलेगी? ये वाला मुस्लिम का जो कपड़ा है कहाँ तक जाता होगा ट्रैवल करते हुए? कहाँ से जाता होगा, कहाँ से जाता होगा पहले तो ये बताओ। नहीं, कहाँ से जाता होगा, मतलब अगर यूरोपियन देशों को जाना, यूरोपियन देशों तक जाना है तो कहाँ से जाता होगा? सिल्क रूट। एक ज़रा छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस चीज़ की क्लैरिटी मैं आपको दे चुका हूँ, और इस चीज़ की टेक्सचुअल क्लैरिटी 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 1 में गिवन है। वो आपको खुद से अभी नहीं पढ़नी है, अभी कुछ नहीं करना है आपको ऐसा, मैं बस उसका सोर्स बता रहा हूँ आपको। और मैं आपसे पहले भी ये चीज़ पूछ चुका हूँ, आप मुझे आंसर करने की कोशिश करना। सिल्क रूट का मतलब होता क्या है? किसको कहते हैं सिल्क रूट? क्या होता है सिल्क रूट? हवाई रास्ता होता है, ज़मीन का रास्ता होता है, पानी का रास्ता होता है, क्या होता है सिल्क रूट? ज़मीनी रास्ता होता है, लैंड, जो चाइना के रास्ते के थ्रू जाता है, राइट है ना? गलत। सिल्क रूट में पानी का रास्ता भी कवर होता है और लैंड का रास्ता भी कवर होता है। श्रेय बताया था ना मैंने वाली बात आपको, है ना? सिल्क रूट में वाटर जो एक पाथ होती है वो भी कवर होती है, और जो लैंड रूट होता है वो भी कवर होता है। मैं ये भूल कैसे गया आप, इस चीज़ को मैंने अच्छे से बताया था आपको।
तो याद रखना, अगर ये ब्रिटेन तक जा रहा है तो ब्रिटेन में इसको कौन पहनेगा? मलमल खास मलमल शाही को मोनार्क, है ना, किंग या क्वीन। अब जब उनको ये पता लगेगा हम इतना महंगा इसको खरीद रहे हैं, तो क्यों ना जाकर अगर इसकी व्यापार करने का पार्ट अगर बन जाए, अगर हम हिस्सा बन जाएं, तो हम तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंडीशन में आ जाएंगे, विन विन सिचुएशन में आ जाएंगे, राइट? हो गया ऐसा कि नहीं होगा? और अगर ये एक बार इसके ऊपर महारत हासिल कर लें, ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट हुआ, ऐसे अनगिनत प्रोडक्ट्स होते होंगे जिनकी मार्केट वैल्यू, इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती होगी। तो इस लिहाज से इन देशों ने ये सोचा, यूरोपियन देशों ने, कि हमें इंडिया जाके व्यापार करना चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं, लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी देखी थी ना मयूर, जब भगत सिंह अपनी आर्ग्यूमेंट्स देता है कोर्ट में, तो वो कहता है तुम व्यापारियों के भेस व्यापारियों के भेस में लुटेरे बनकर आए थे हमारे देश, ठीक है? तो ये आपने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये कंटेक्स्ट समझ लिया कि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो लेवल की क्यों थी कॉलोनियल रूल के टाइम पर, क्योंकि इसका आंसर यही है, इनका ज़्यादातर मकसद यही था अपनी होम कंट्री की इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना, रेदर देन डूइंग एनीथिंग विद द इंडियन इकॉनमी। और इनकी सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी के तहत इन्होंने इंडिया को कन्वर्ट कर दिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।